हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और ये भी बताया था कि 1900 तक अर्थात मेंडल की डेथ के भी 16 साल बाद तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस थे, जो एक्सप्लेनेशन थे, किसी ने भी उसको वेटेज नहीं दिया। और लेकिन जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी एडवांस होती गई और क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई तो पता चला कि क्रोमोसोम और जीन के बीच में जो पैरेललिज्म होती है वे इससे मेंडल के नियमों को बल मिला। अब ये क्रोमोसोम और जो मेंडेलियन फैक्टर थे जीन के लिए, अब आजकल जीन कहा जाता है, मेंडल ने तो फैक्टर नाम दिया था। तो क्रोमोसोम और मेंडेलियन फैक्टर्स के बीच में जो पैरेललिज्म होती है उसको वाल्टर सट्टन और थियोडोर बॉवरी ने 1902 में अलग अलग इन्होंने एक्सप्लेन किया और इसीलिए ये क्रोमोसोम्स पर बेस्ड है, ये मेंडेलियन फैक्टर का सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसीलिए इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं वाल्टर सट्टन और थियोडोर बॉवरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो थियोडोर बॉवरी, वाल्टर सट्टन ने भी 1902 में और थियोडोर बॉवरी ने भी 1902 में बताया कि जो मेंडेलियन फैक्टर्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं और ये शो करते हैं सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कब कब ये करते हैं? शो at the time of transmission from one generation to next generation। अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं ये सभी को मालूम है कि पहले गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और गैमीट्स फ्यूज होते हैं और जायगोट बनता है। तो गैमीट्स जो हैं, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होकर जायगोट बनता है। जायगोट से ऑर्गेनिज्म, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म से सेक्स सेल, ऑर्गेनिज्म में सेक्स सेल्स जो बनती हैं और वो सेक्स सेल्स में फिर ये गैमीट्स बनते हैं। इस प्रकार से ये मेंडेलियन फैक्टर हैं, ये क्रोमोसोम्स पर रहते हैं और ये भी श्योर है कि एक जो क्रोमोसोम्स जो आते हैं जायगोट में, जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम आते हैं, तो एक मैटरनल और एक पैटर्नल। तो इस तरह से ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम जो आते हैं, एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है और इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म की सेल्स में ये पेयर्ड जो क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और इन पर ही मेंडेलियन फैक्टर स्थित होते हैं। तो मेंडेलियन फैक्टर्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, मगर यहां पर देखिएगा क्रोमोसोम्स किस तरह से सेल में या ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन कैसे ये सेग्रीगेट हो रहे हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहे हैं। जब क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट हो जाएंगे और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है क्रोमोसोम का, तो इन्हीं के साथ, इन्हीं पर ही तो मेंडेलियन फैक्टर स्थित होते हैं, तो इन्हीं के साथ मेंडेलियन फैक्टर भी सेग्रीगेट हो जाएंगे और उनका भी, मेंडेलियन फैक्टर्स का भी
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो सट्टन और बोवरी ने दी थी, कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके इस प्रकार हैं कि सबसे पहली बात इसमें है कि जो गैमीट्स हैं, मतलब ये ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो वाल्टर सट्टन और बोवरी की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो पहली बात क्या है, जो गैमीट्स एक ब्रिज का निर्माण करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। यहाँ पर एक इंडिविजुअल बना, फिर इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन का जो इंडिविजुअल बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा, फिर गैमीट्स के द्वारा बनेगा। तो ये गैमीट्स एक ब्रिज का निर्माण करते हैं, एक बात। दूसरी बात आप देख रही है, गैमीट को स्पर्म और ओवम कहते हैं, और ये स्पर्म और ओवम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फ्यूज होते हैं, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ होता है। अर्थात जो पेयर्स क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर्स, एक पेरेंट, एक मैटरनल और एक पैटर्नल, तो हर पेयर में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये स्पर्म और ओवम का फ्यूजन के दौरान जब जाइगोट निर्माण होता है, उस समय इनका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो होता है वो इक्वल होता है जाइगोट में। इसके बाद जो अगला फीचर उसमें ये बता सकते हैं कि जो स्पर्म है, जब स्पर्म फ्यूज करता है जाइगोट से, आप मेरा रिप्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जब स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है तो आपको ध्यान होगा स्पर्म का केवल न्यूक्लियस ओवम के अंदर एंटर करता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, इसीलिए उसी को ही जेनेटिक मटेरियल माना गया और उसे ही जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। और स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके और फर्टिलाइजेशन करके और इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं जो जेनेटिक मटेरियल को। एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब कोई सेल अनडिवाइडिंग सेल होती है तो उसका जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक होता है। जस्ट पिछली वीडियो में ही मैंने बताया है कि उसका थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज होता है एक डिवाइडिंग सेल, जैसे ही डिवाइडिंग स्टेज में आती है सेल, तो एक क्रोमोसोम के रूप में, तो वो क्रोमोसोम के रूप में ही हमने इन सेल्स में शो किया है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वह क्रोमोसोम के रूप में आ जाता है। अब ये क्रोमोसोम ही सेक्स सेल में ये क्रोमोसोम जो हैं ये गैमीट में जाते हैं। क्रोमोसोम की अगर इस बात से भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बल मिलता है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के एडिशन या डिलीशन होने से, अर्थात अधिक या कम होने से इतना ड्रास्टिक चेंज होता है ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में, या ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी में बहुत चेंज हो जाता है। तो इस बात से भी क्रोमोसोमल थ्योरी को बल मिलता है। और जो मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोम के बीच में जो पैरेललिज्म होती है, तो एक गैमीट में केवल एक क्रोमोसोम होता है। एक गैमीट में यहाँ पर देखिए, मान लो ये जाइगोट में जैसे डिप्लॉयड है, और ये सेक्स सेल में भी ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम है। ये सेक्स सेल में भी एक मैटरनल एक पैटर्नल, हर इंडिविजुअल के बीच, हर इंडिविजुअल के अंदर जो दो क्रोमोसोम, जो पेयर्ड क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर है, उसमें एक मैटरनल और एक पैटर्नल होता है। लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन में केवल एक क्रोमोसोम इनमें से, क्योंकि वो हैप्लॉइड हो जाता है, तो गैमीट हैप्लॉइड होता है, तो इसलिए केवल एक क्रोमोसोम गैमीट में आता है। तो एक गैमीट कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम आउट ऑफ टू, और देयरफॉर ओनली वन मेंडेलियन फैक्टर आउट ऑफ टू।
तो अगर कोई मेंडेलियन फैक्टर इस पर मान लो राउंड और ये रिंकल्ड था, तो केवल यहां पर राउंड रह गया और यहां पर रिंकल्ड वाला रह गया, तो मेंडेलियन फैक्टर एक रह गया। और जब गैमीट फ्यूज होगा, जिस प्रकार से भी गैमीट फ्यूज होगा और जैसा भी जीनोटाइप बनाएगा नेक्स्ट इंडिविजुअल का, तो वहां पर ये करेक्टर रिस्टोर हो जाएगा। और इस प्रकार से जो क्रोमोसोम जो है ऑफ डिफरेंट होमोलोगस पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट वन अनदर ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। तो अब यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने जो ये डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं यहां पर, और मैं इनको एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उनसे भी इनको कोरिलेट करूंगा। तो पहले ये देखिएगा कि ये पेयर्ड क्रोमोसोम है एक सेल में, और जब सेल डिवाइड होती है तो जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, और जेनेटिक मटेरियल डबल होता है तो साथ में ही ये जो जीन्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो रिप्लिकेशन दोनों का साथ साथ होता है। तो यहाँ पर देखिएगा बाईवेलेंट कहते हैं इन क्रोमोसोम को। और मैं आपको अगर 11th की याद दिला दूं तो 11th में आपने मियोसिस पढ़ा होगा, और वो मियोसिस की सारी इवेंट्स मैंने बनाई हैं, एक ब्रीफली बनाई है, क्योंकि मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट तो 5 सब स्टेजेस में डिवाइड रहता है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, तो यहाँ वो नहीं बनाया है मैंने। लेकिन ये जो जाइगोटीन में जैसे सिनेप्सिस हो गई, पेयरिंग हो गई, तो अब एक पेयर तो ये क्रोमोसोम का, एक पेयर तो ये है, और एक पेयर ये है, तो ये 2 पेयर लेके चले हैं। अब ये ना सोचें सभी सेल्स में 2 पेयर होते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो जैसे ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं, ऐसे ही वो अलग अलग जीनोम होता है सभी का। तो यहाँ पर केवल अध्ययन की सुविधा के लिए केवल 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को लेकर हम चले हैं। तो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक पेयर ये है, आप देख सकते हैं इनको दोनों पेयर को इस तरह से भी एक डिस्टिंक्ट किया है कि एक बड़ा वाला क्रोमोसोम का पेयर है, एक छोटे वाले क्रोमोसोम का पेयर है। और जैसे मैंने कहा कि हर पेयर में एक मैटरनल होता है, एक पैटर्नल होता है, आप एक को मैटरनल मान लीजिए, एक को पैटर्नल मान लीजिए। तो इस तरह से हर पेयर में एक मैटरनल एक पैटर्नल, इस पेयर में भी एक मैटरनल एक पैटर्नल। तो अब देखिएगा प्रोफेज फर्स्ट में ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं, मैंने कहा मियोसिस में आपने पढ़ा होगा स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर पर ये क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं। अब ये क्रोमोसोम अरेंज हो गए हैं, आप देखिएगा मेटाफेज में ये आधे क्रोमोसोम उस पोल की तरफ जाने लगे, अभी अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान होगा कि मियोसिस 2 चरणों में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो है, यहां तक मियोसिस फर्स्ट है जहां 2 डॉटर सेल्स बन गई, और मियोसिस फर्स्ट में डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं, और मियोसिस सेकंड में 2 हैप्लॉयड सेल से पुनः one daughter cells obtained from meiosis first undergo further division to form further 2 daughter cells, और इस प्रकार से संपूर्ण मियोसिस के दौरान ये 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये आधे क्रोमोसोम इधर गए, आधे क्रोमोसोम इधर गए। तो इस प्रकार से एनाफेज फर्स्ट में देखिएगा इस पोल पर और भी स्पिंडल फाइबर्स के द्वारा खिंच गए ये क्रोमोसोम, और यहाँ पर टीलोफेज फर्स्ट में साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम यहाँ पर हाफ हाफ, अर्थात अब ये हैप्लॉयड सेल बन गई है, हैप्लॉयड डॉटर सेल बन गई है, और हाफ क्रोमोसोम इसमें आ गए और हाफ क्रोमोसोम इसमें आ गए। तो आप देख सकते हैं चूंकि अभी क्रोमोसोम्स डबल्ड, इसका ये डुप्लीकेटेड है जेनेटिक मटेरियल, अब इसी में अभी इन डॉटर सेल्स में स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए दीज डॉटर सेल्स अंडरगो फर्दर टू मियोसिस सेकंड। अब मियोसिस सेकंड में, प्रोफेज सेकंड में देखिएगा अब ये क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ ईच क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर क्रोमोसोम, 1 2, ऐसे ही 1 2। तो इस प्रकार से
इनमें से डिवाइड होकर अब आप देख सकते हैं कि जो 4 डॉटर सेल्स बनी है, इस प्रकार से 4 डॉटर सेल बनी है। तो 4 डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम किस तरह से ये आ गए हैं, तो एक बड़े वाले का पेयर और वो भी हाफ जेनेटिक मटेरियल्स का, और एक छोटे वाले का, इस तरह से एक बड़े वाले का एक छोटे। तो ये जो क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन हुआ आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हुआ है। तो यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के डायग्राम को भी अपने इस डायग्राम से कोरिलेट करना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसमें आप देखेंगे कि जो एनाफेज फर्स्ट है वो मेरी एनाफेज फर्स्ट से मिलती हुई होगी। अब इसमें देखिए जो बाईवेलेंट हैं, तो मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज जो आपको दिखाई दे रहा है, मियोसिस फर्स्ट में एनाफेज, और मैंने जो एनाफेज स्टेज बनाई है तो उसे देख लीजिएगा, उससे रिजेंबल कर रही है। और इसी प्रकार से जो मियोसिस सेकंड का एनाफेज है, अर्थात मैंने जो एनाफेज सेकंड लिखा है, एनाफेज सेकंड का मतलब मियोसिस सेकंड का एनाफेज, वो इस फिगर से रिजेंबल कर रहा है। तो किस प्रकार से ये क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में जा रहे हैं और एक हैप्लॉइड कंटेंट डॉटर सेल में पहुंच गया। तो क्रोमोसोमल थ्योरी का जो ये डायग्राम है, इसको मैंने इस माध्यम से एक्सप्लेन किया। अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो वो 2 पॉसिबिलिटी मैंने ये फिगर में शो की हैं। तो जो नेक्स्ट डायग्राम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, उसमें आपको 2 पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं कि क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकते हैं। मेंडेलियन फैक्टर्स को लेकर क्रोमोसोम का किस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकता है, तो ये भी दिखाया गया है। तो ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट है, मान लो ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट है, ऊपर जो शो किया है, और ये पॉसिबिलिटी सेकंड है, ये जो मैंने नीचे वाली जो शो की है। इसमें ये इससे पहले वाले 2-3 डायग्राम मैंने नहीं बनाए हैं, और ये मेटाफेज से स्टार्ट किया है मैंने। ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, ये एनाफेज है, और ये टीलोफेज है। इस तरह से आप देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो ये हुई कि जैसे ही एनाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि एनाफेज फर्स्ट, ये वाली एनाफेज फर्स्ट देखिए और ये वाली एनाफेज फर्स्ट देखिए, आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। अर्थात मैंने जो कलर्स से जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो मैंने ये कलरफुल किए हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लैक, और ये बड़ा वाला भी ब्लैक और छोटा वाला भी ब्लैक, जो क्रोमोसोम है उस पोल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर थोड़ा चेंज है। तो ये पॉसिबिलिटी, तभी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। क्रोमोसोम का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ, इन्हीं के साथ मेंडेलियन फैक्टर्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऐसे भी हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक ब्लैक वाला जो बड़ा वाला जो क्रोमोसोम है यहाँ अरेंज हुए हैं, और इसके साथ ये रेड वाला दूसरे पेयर का रेड वाला आ गया। इसी तरह से किसी भी पेयर का कोई भी आइदर मैटरनल और पैटर्नल कोई भी क्रोमोसोम आ सकता है। तो अब आपको आगे इजीली ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अब आप एनाफेज फर्स्ट में भी देख सकते हैं। एनाफेज फर्स्ट में 2 सेम कलर वाले ऊपर पहुंच चुके हैं अपोजिट पोल की तरफ, और यहाँ सेम, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कलर वाले क्रोमोसोम, अर्थात एक मैटरनल और एक का जो है पैटर्नल, इस तरह से डिफरेंट कलर वाले क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंचे हैं। और इसी तरह से ये डॉटर सेल में, डॉटर सेल का मतलब गैमीट्स, ये गैमीट्स तो हैं, ये लास्ट में जो ये जो बने हैं, ये डॉटर सेल्स जो लिखा हुआ है, तो लास्ट में ये गैमीट्स हैं, ये सभी गैमीट्स हैं। और ये गैमीट्स जो हैं, जब ये फ्यूज होंगे आपस में, तभी तो एक नए इंडिविजुअल का निर्माण होगा और इन कैरेक्टर्स का असॉर्टमेंट होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर
इसी तरह से अब प्रोफेज सेकंड, अब एक जो डॉटर सेल बनी, देखिए यहाँ पर एक अलग कलर वाला, जो बड़ा वाला जो पेयर था अलग कलर का है, या छोटा वाला पेयर अलग कलर का है। अब इस तरह से आप देखिएगा ये प्रोफेज सेकंड है, अर्थात मियोसिस सेकंड की प्रोफेज, मियोसिस सेकंड की मेटाफेज और मियोसिस सेकंड की एनाफेज। तो आप देखिएगा कि अंत में यहां जो डॉटर सेल्स बनी, माना कि जो ये करेक्टर्स थे, जो फैक्टर्स थे यहां पर, इन पर जो करेक्टर्स थे, अब एक करेक्टर्स दूसरे के साथ आ गया, स्वतंत्र रूप से आ गया, कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको इसी तरह से जाना है, इसको कोई बाउंडेशन नहीं है कि भैया इसको यहां पर इस तरह से आप देख रहे थे, नहीं रेड हूं मैं तो रेड के साथ ही रहूंगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहां पर ब्लैक के साथ रेड आ गया है, तो ये क्रोमोसोम मैं ब्लैक और रेड का नाम ले रहा हूं यहां पर। तो ये जो है मेंडेलियन फैक्टर्स, जब मैं इस पर शो करूंगा मान लो, तो अंत में मेंडेलियन फैक्टर्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये गैमीट की जो पॉसिबिलिटी फर्स्ट, और ये आपके जो एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है, ये दो पॉसिबिलिटी दी हुई हैं। अगला जो फिगर है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, ये स्टूडेंट्स की समझ में इसलिए नहीं आता है मोस्टली कि इस चित्र में या तो एनाफेज फर्स्ट दी हुई है और या फिर एनाफेज सेकंड दी हुई है। तो मैंने ये सारी स्टेजेस बताकर और अंत में करेक्टर्स का, इस क्रोमोसोम्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे हुआ और इन पर जो फैक्टर होंगे वो भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होंगे। तो अब इन पर जो फैक्टर होंगे वो किस प्रकार से इंडिपेंडेंट असॉर्ट होंगे, उसको मैं अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा।